तो द आउटर प्लूरल सरफेस इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक, आप देख रहे हैं ये थोरैसिक रिब केज है और ये आउटर जो है वो इसके काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में है। दिस इज व्हाट द एनसीईआरटी इज सेइंग। तो इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू, देखिए शब्द क्या है, अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स constitute the conducting part. Now please understand the meaning of up to. So up to, आप अब देखिए आपको बहुत अच्छे से अंग्रेजी आती है, अब आपको समझ में आ गया ये शब्द क्या है up to। तो अब हमने क्या कहा, एक और पार्ट हमने लगा दिया, हमने ये कहा कि ये जो कौन सा पार्ट था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर के, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से हमने क्या कहा, अप टू क्या कहा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग पार्ट। इसको हमने क्या कहा, कंडक्टिंग पार्ट कहा। तो इतनी बात समझ में आ गई। जबकि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर मैं बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा कि अब हम क्या कह रहे हैं, वेयर एज, देखिए यहाँ पर लिखा है वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप दिमाग लगाइए कि ये डक्ट कौन से हैं, ये डक्ट कौन से हैं। देखिए ये शब्दों का महत्व है। अब आपको ये समझ में आएगा कि हम वीडियो में आपको क्या करा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि एल्वियोलाई के बंच होते हैं और ये जहाँ पर आकर के जुड़ता है इसको एट्रियम कहते हैं, और एट्रियम जो है उसके आगे होता है एल्वियोलार डक्ट। क्या होता है, एल्वियोलार डक्ट। तो ये एल्वियोलार डक्ट, ये देख रहे हैं एक बंच ऑफ एल्वियोलाई, ये तो एल्वियोलाई हो गया। इस जगह को हमने क्या कहा, एट्रियम, ये डक्ट सिस्टम देख रहे हैं आप, और ये आपने क्या कहा, ये क्या है, ये क्या है, एल्वियोलार डक्ट, और कुछ एल्वियोलार डक्ट जुड़ करके बनाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलार डक्ट, एट्रियम और एल्वियोलाई, ये मैंने आपको वीडियो में बताया, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर जो वीडियो में बता रहे थे वो ये शब्द की वजह से बता रहे थे कि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग एक्चुअली टू डू इन दी बेसिकली इन दी वीडियोज इटसेल्फ, फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग, इसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे अब तक ये समझ में आ गया, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं मैं उसको यहाँ नोट्स नहीं बना रहा हूँ बिना बात के। मुझे समझ में आ गया कि एक पार्ट कंडक्टिंग सिस्टम है, एक पार्ट क्या है, एक्सचेंज सिस्टम है। कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ तक है मैंने ये लिख दिया, तो मुझे इतना पता है कि बाकी बचा हुआ चीज़ क्या होगा, एक्सचेंज पार्ट है। और मुझे अपनी वीडियो से ये याद आ गया कि ये रेस्पिरेटरी यूनिट है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट है। अब आगे देखिए, द कंडक्टिंग पार्ट, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फॉर फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमने ये कहा कि कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। Why should I make the note of this? This is basically why it is called as conducting part. Clears it from foreign particles. मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको पता है सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, सबको पता है म्यूकस की लाइनिंग होती है, सबको 9-10 से पता है कि फॉरेन पार्टिकल को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, एयर को प्यूरीफाई किया जाता है। हाँ, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक क्या, ह्यूमिडिफाई एंड वार्म। ये दो काम आप ये समझ गए। आपने अगर वीडियो देखा है तो उसमें भी आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एयर को क्या किया जाता है, ह्यूमिडिफाई, और एयर को क्या किया जाता है, वार्म। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। तो ये आप एक बात लिख सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, इट ऑल्सो, जैसे ही आपने अपने यहाँ पर ऑल्सो लिखा तो इसका मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपने शायद यहाँ नहीं लिखी हैं। सो इट ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज द एयर, इट ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज द एयर, and we are saying that it also warms the air to body temperature, warms the air। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे नज़र में आनी चाहिए, क्योंकि पहली दो चीज़ें तो मुझे आती हैं बहुत अच्छी तरह से। फिर आगे चलते हैं कि एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक और चीज़ देखते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेम्बर विच इज़ एनाटमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। नाउ दिस इज अ ब्रिलियंट कंसेप्ट, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर। तो हमने ये कहा कि लंग्स जो हैं वो एक थोरैसिक चेम्बर में है जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चेम्बर है।
तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो हमने ये कहा कि ये अगर हम इसको थोरैक्स बना दें तो इसके अंदर ये लंग्स हैं और लंग्स जो हैं वो थोरैसिक चेंबर के अंदर हैं और बाहर वाला चेंबर थोरैसिक चेंबर है और अंदर क्या है, लंग्स हैं और यहाँ कहीं पर भी आप कोई ओपनिंग नहीं देख रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज़ नो परफोरेशन, नो लीकेज एंड इट इज़ बेसिकली एन एयर टाइट चेंबर। अब आपको फ़ायदा हो रहा होगा अगर आप NCERT हमारे वीडियो के बाद में पढ़ रहे हैं। द thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and the lower side by the dome shaped diaphragm। देखिए एक अच्छे बच्चे को ये समझना चाहिए, आपको पता है आपकी बॉडी के बारे में, आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, आप समझ गए होंगे कि आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरली क्या है, रिब्स हैं और लोअर मोस्ट पार्ट में क्या है, डायाफ्राम है। तो फिर मैंने इसको, आपको ये क्या लग सकता है, फैक्ट लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट मेरे इस फैक्ट शीट में लिखे जाने लायक नहीं है क्योंकि ये मुझे आता है, मैं इसको बल्कि बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में आ गया इसकी बाउंड्रीज क्या है। हालांकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट, आई नो एब्सोल्युटली व्हाट इज हैपनिंग, सो आई एम नॉट राइटिंग इट इन द फैक्ट शीट इटसेल्फ। आगे देखिए, फिर वो कह रहा है द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग इन द थोरैक्स इज सच that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs pulmonary cavity। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए मैं thoracic cavity को एक्सपेंड कर दूँ, तो आप देख रहे हैं मैं जो ये पार्ट बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि इसका मतलब आपकी NCERT ये कह रही है एनी चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। तो मैंने इस थोरैसिक कैविटी को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए मैं ये कहना चाह रही है आपकी NCERT, मैं इस लाइन को अपनी स्पेस में भी लिखता जा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ क्या हो गया, आपने थोरैसिक चेंबर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। सो इंट्रा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा और लंग्स क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, एयर क्या आएगी, अंदर आएगी। दिस इज व्हाट कॉजेज इनहेलेशन। सो अगर लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर से प्रेशर कम हो गया तो इनहेलेशन होगा, ज़्यादा हो गया तो एक्सहेलेशन होगा। हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन हमें ये कहानी समझ में आ गई कि आपकी NCERT ये कह रही है कि अगर आप इस बाहर वाले को खींचेंगे तो ये अंदर वाला भी अपने आप एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी है, इसका मतलब इसमें कंप्लायंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं अगर इस चीज़ को इस तरह से बनाऊं, मान लीजिए मैं इसको इस तरह से बनाऊं, तो आप ये सोचिए कि ये एक तरह का डायाफ्राम है और उसके अंदर लंग्स हैं। इस तरह से बना लेते हैं बजाय ऐसे। तो अगर आप इसको बाहर खींचेंगे तो ये भी एक्सपेंड होगा। मैंने वीडियो में एक और तरह से ऐसे बताया है कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बॉटल है, इस बॉटल में एक बैलून सस्पेंडेड है, आपने नीचे से इसमें से बेस हटा दिया, तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे तो बैलून अपने आप एक्सपेंड कर देगा, ये एयर यहाँ से भरेगी। तो इसका मतलब हमने बाहर की वॉल्यूम बढ़ाई है तो वो वॉल्यूम लंग्स की भी बढ़ेगी। बाहर का प्रेशर कम हुआ है तो लंग्स का भी होगा, और लंग्स का प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो एयर अंदर इनहेल करेगी। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. This is a brilliant thing. आप देखिए, आप डायरेक्टली एयर को अंदर नहीं कर सकते हैं, आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं, आप बाहर के चेंबर की वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसकी वजह से अंदर का जो चेंबर है उसकी वॉल्यूम और प्रेशर पे अपने आप फर्क आ रहा है। ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट, शायद अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब मिल गया कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये चीज़ मुझे याद होनी चाहिए।
मैं पूरे पैराग्राफ को नहीं लिख रहा हूं बच्चे, आप देख रहे हैं मैंने मुद्दे की बात ये लिख दी कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसका मतलब अब जब आप इस अपनी फैक्ट शीट को देखेंगे तो आपको सारी बात याद आएगी कि पल्मोनरी वॉल्यूम को आपको अगर चेंज करना है तो इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोरैक्स की वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए कि जो ये बाहर वाला चेंबर है ये एनाटॉमिकली एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से मान लीजिए यहां से आपने एक परफोरेशन कर दिया है इसके अंदर, तो होगा क्या कि जब आप इसको यहाँ खींचेंगे तो एयर यहाँ से अंदर आ जाएगी और लंग्स एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। फिर आपको याद आया, अगर आपने वीडियो देखा था कि आपकी एनसीईआरटी एक चेस्ट वुंड का काम बता रही है, एग्जाम्पलर बायोलॉजी में एक क्वेश्चन है कि अगर थोरेसिक कैविटी क्या हो गई, पंचर हो गई तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ से एयर अंदर घुसेगी, यहाँ प्रेशर क्या होगा पॉजिटिव, और लंग्स क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। तो आप स्टेथोस्कोप रखेंगे जब इस एरिया में तो आपको ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं देगी। फिर आपको ये सारी बातें, अब आपको समझ में आ गया कि आपको वीडियो में ये सारी बातें पढ़ाई क्यों जा रही हैं, क्योंकि ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, जिसको मैंने कितने ढंग से अब आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद में आप ये देखिए कि मेरे पास जो फैक्ट आया है वो केवल एक ही फैक्ट आया है। अब आप देख रहे हैं मैं इसमें क्लटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी मैं फालतू की चीज़ नहीं रख रहा हूं। जो मुझे आती है वो मेरे फैक्ट शीट में नहीं है। फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलार एयर इज रीच्ड आउट। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वियोलार मेम्ब्रेन। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि पहले तो आपको लंग्स के अंदर क्या पहुंचाना है, एयर को पहुंचाना है और यहाँ से बाहर पहुंचाना है। इसे आपने क्या कहा, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब आप जानते हैं हवा का आना जाना, और पल्मोनरी का मतलब आप जानते हैं लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर एयर लेके आना और लंग्स से बाहर ले जाना। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन है। मैं अभी भी इस लाइन को नहीं छोड़ रहा हूं। आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है, ये देखिए CO2 रिच एल्वियोलार एयर। देखिए ये शब्द देखिए ध्यान से, आपका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। ये क्या लिखा है, एल्वियोलार एयर लिखा है। अब आप याद करिए मैंने वीडियो में आपको ये बताया है कि एल्वियोलार एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक्सेल्ड एयर से ज़्यादा होती है। एक्सेल्ड एयर से ज़्यादा होती है बच्चे। इसकी वजह यह है कि जब आप एक्सेल करेंगे तो जो डेड स्पेस एयर है वो भी इसमें मिल जाएगी। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एल्वियोलस के अंदर जो एयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफ़ी ज़्यादा है, उतना कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेल्ड एयर में नहीं है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपने एक और यहाँ पर आपने क्या बना दिया, एक आपने फैक्ट बना दिया कि एल्वियोलार एयर हैज़ मोर CO2 देन एक्सेल्ड एयर। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बच्चा ये समझेगा कि एक्सेल्ड एयर में सबसे ज़्यादा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, पर ऐसा नहीं। फिर आप देखिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलार मेम्ब्रेन। तो आपको ये पता है कि एल्वियोलाई के अक्रॉस क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। अब याद कीजिए टिश्यू वाला चैप्टर आपको याद आना चाहिए। अगर आप टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ के यहाँ पर आए हैं तो आपको पता है यहाँ पर स्क्वैमस एपिथीलियम होगा, थिन एपिथीलियम चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए जो सरफेस है वो काफ़ी क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। आगे देखिए डिफ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय ब्लड। तो अब देखिए, अब हमने ये कहा कि पहले तो एयर हमने यहाँ पहुँचा दी, फिर एयर को हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज। अब कहाँ पहुँचा दिया, ब्लड में। तो अब ब्लड में इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट। कहाँ तक लेके जाना है, टिश्यूज़ तक। कहाँ तक लेके जाना है, टिश्यूज़ तक, और टिश्यूज़ से वापस लेके आना है। सो डिफ्यूजन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़ एंड देन फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। तो जब यहाँ पर ब्लड पहुँचा देगा तो टिश्यू के साथ में क्या चाहिए, एक्सचेंज चाहिए। और उसके बाद में टिश्यू को जब ये आपने ऑक्सीजन पहुँचा दी तो वो उसको यूटिलाइज करेगा। उस चीज़ को आप क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और आपकी एनसीईआरटी फिर कह रही है कि इट इज़ डेल्ट विद चैप्टर 14। तो अब आपको ये समझ में आया कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं।
तो मैं इस वीडियो में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और मैं आपको एक थोड़ा सा एडवाइस ये करता हूं कि जैसा आपने अभी समझा, आप इस तरह से एनालिसिस करके ये 17.2 पढ़िए और फिर हम दोनों मिलकर के एक साथ फिर क्या करते हैं, एक फैक्ट शीट बनाते हैं। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी फैक्ट शीट और मेरी फैक्ट शीट में अंतर क्या है। और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़, देखिए काम वो कीजिए जो आपको कंफर्ट कर रहा हो। मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मैं चाह रहा हूँ कि एफिशिएंसी बढ़े, मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट के हिसाब से आउटपुट भी आए। अब अगर आप इसको करते हैं और आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो इसको आप अपनाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अभी रोकते हैं, आप इस 17.2 का क्या बनाइए, फैक्ट शीट, एंड देन वी विल सी कि हम और आप एक जैसी फैक्ट शीट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, या क्या फ़र्क आ रहा है इसके ऊपर। अपने फीडबैक्स मुझे दीजिए, अपने फैक्ट शीट्स मेरे से शेयर कीजिए, और मेरे को जो इम्प्रूवमेंट होगी मैं अब से लेकर के एंट्रेंस तक आपकी पूरी मदद करूंगा कि मैं इसमें आपका सहायक बन सकूं। तो इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं और थोड़ी देर में आप पहले बनाइए और फिर एक और इस फैक्ट शीट को आगे बनाने की कोशिश करते हैं।